हेलो एंड वेलकम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज एक ऐसे मुल्क से आगाज़ करने जा रहे हैं जो जज़ीरा नुमा अरब में वाक़या है। ये काफ़ी अरसा बदअमनी और इंतशार का बायस रहा है। इस मुल्क का सियासी और तामीराती ढांचा काफ़ी ज़वाल पजीर का शिकार रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दीगर अगर वीडियो में बेहतरी की गुंजाइश नज़र आए तो प्लीज़ हमें आगाह कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी बकिया वीडियो की जानिब। यकीनन आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम किस मुल्क के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। यमन जज़ीरा नुमा अरब में जनूबी बहीर अहमर के साहिल पर वाक़या है। इस मुल्क के शुमाल में सऊदी अरब, मशरिक में ओमान, जनूब में बहीर अरब और मगरिब में बहीर अहमर वाक़या है। इनका सरकारी नाम अल जमहूरिया यमनिया है। यमन को 1990 में अंग्रेज़ों से खलासी मिली। यमन का दारुल खिलाफा सना है की कुल आबादी 2,40,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यमन का कुल रकबा 52,07,970 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। का परचम 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है। का परचम सुर्ख, सफ़ेद और स्याह 3 पट्टियों पर मुश्तमिल है। की सरकारी ज़बान अरबी है और दीगर बोली जाने वाली ज़बानों में इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली ज़बान है। अगर नस्ली ग्रोह की बात की जाए तो तकरीबन 90% अरबी पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर 10% में दीगर कबायली यहाँ पर आबाद हैं, जिनमें एफ्रो अरब, इंडियन, सोमालियन एंड यूरोपियन भी अपनी 1% तादाद पर मुश्तमिल हैं। यमन का सरकारी मजहब इस्लाम है। यमन का तर्ज हुकूमत जमहूरी और पार्लिमानी है। किसी भी मुल्क की बका के लिए उसके अजनास की पैदावार ज़रूरी है। यमन एक ज़राई मुल्क भी माना जाता है। यमन की ज़राई कसाफत काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कपास, मवेशी, कॉफ़ी, सूरगम, सीसम, बाजरा, तंबाकू, गंदम, फल और सब्जियां काश्त की जाती हैं। यमन में सनदी पैदावार में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ जा रहा है, जिसमें तेल की सफाई, साबुन, सिगरेट और दस्ती अशिया, पारजाबानी, सीमेंट और जूते भी शामिल हैं। यमन की मादनी पैदावार में नमक और तेल भी अपना खासा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार दरामदात और बरामदात पर होता है। यमन की बरामदात में कॉफ़ी, कपास, पेट्रोलियम की मसनूआत, कपास के बीज, नमक, खाले, चमड़ा और कॉफ़ी वगैरह शामिल हैं। यमन मशीनरी, मोटर गाड़ियाँ और सनती सामान दरामदात करता है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि यमन काफ़ी अरसा इंतशार का बायस रहा है। बैरूनी ताकतों ने उन्हें मुसलसल ज़ेर कब्ज़ा रखा। तो चलिए चलते हैं यमन के तारीख़ी पस मंज़र की जानिब। यमन पर इब्तिदा में मलका सबा और फिर हमीरियों की हुकूमत रही। सन 1925 में हबशा के ईसाइयों ने हमीरी सल्तनत का खात्मा करके अपनी हुकूमत कायम की और फिर ये सिलसिला यहाँ तक ना थमा, बल्कि फिर सासानी और अरबों ने 632 हिजरी में इसे फतह कर लिया। जैसे कि हम जानते हैं कि हुकूमत किसी की वफादार नहीं रहती है। सदी में इराक के ज़ैदियों ने यहाँ अपने कदम जमाए। अभी वो थोड़ा संभले ही थे कि फातमी सल्तनत ने उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया और 1037 में अपनी हुकूमत यहाँ कायम की। गरज तुर्की हो, उस्मानी हो या अंग्रेज़ हो, सब ने यहाँ कदम जमाए, लेकिन ज़्यादा देर न रहे। जबकि एक वक्त तो ऐसा आया कि 2 मुखालिफ जमातों और 2 मुखालिफ कुव्वतों ने यहाँ अपने कदम जमाए रखे। 1839 में अंग्रेज़ों ने अदन पर, जबकि 1871 में तुर्कों ने सना पर कब्जा कर लिया था। 1934 के मुआहदे के तहत यमन की हाकिमियत को तस्लीम कर लिया गया। 1945 में यमन ने अरब लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1946 में अमेरिका से ताल्लुकात अस्तवार किए और 1962 में जनरल जमाल अब्दुल नासिर की इमदाद से फौजी बगावत हुई और हुक्मरान जमात ने यमन को जमहूरिया जमात करार दिया। अभी काबिल ज़िक्र है कि 1967 तक यमन जंग का अड्डा बना रहा। इस अरसे के दौरान मुल्क की सालमियत को खतरा लाहक होता रहा। मुखालिफ कुव्वतों ने इसे तोड़ने में कोई कसर न छोड़ी। 1989 में शुमाली यमन और जनूबी यमन के सरबराहों ने यमन को मुत्तहिद करने का फैसला कर लिया। चुनांचे 1990 को जमहूरिया यमन का क़याम अमल में लाया गया। अली अब्दुल्लाह सालेह इसके पहले सदर और अली अब्दुल सलाम पहले नायब सदर मुंतखब हुए। मई 1991 में नए आइन के सिलसिले में रेफरेंडम हुआ। 98% वोट नए आइन के नफाज के हक में आए। चलिए चलते हैं यमन के खूबसूरत और मुनफरिद मकामात की तरफ से। गुजराना में जज़ायर के बारे में आपने यकीनन सुना होगा। बहरुल साहिल के सबसे अलग थलग लैंड बॉन्ड में से एक खूबसूरत सतूसरा नामी जजीरा है, जो गॉड द चैनल एंड बहीर अरब के दरमियान वाक़या है। जजीरे की दूरी के नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के अनवा व इकसाम के दरख्त पाए जाते हैं।
جیسے کہ ڈریگن کے خون کے درخت، گلابی صحرا کے گلاب اور لیبرن کی نادر نسلیں یہاں پر وقوع پذیر ہیں، جو جزیرے میں مقامی اور زمین پر کہیں بھی ایسے پودے نہیں پائے جاتے ہیں۔ شاید یہ ایک وجہ ہے کہ اس جزیرے کو زمین پر اجنبی نظر آنے والا مقام مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جزیرے میں حیاتیاتی تنوع کافی بھاری مقدار میں ہے، اور اس کی اصلیت کا جو بھی نظریہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یمن کا ایک خوبصورت ترین جگہ السکوترا نامی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اب صنعا، جو اس ملک کا دارالخلافہ بھی ہے، تقریباً 2300 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ دنیا کی بلند ترین دارالحکومت کا اعزاز بھی اسے حاصل ہے۔ صنعا کا خوبصورت شہر اپنے نمونے دار کثیر المنزلہ عمارتیں، قدیم مساجد اور مختلف قسم کے حماموں کے منفرد تعمیر کے ساتھ یونیسکو نے اسے عالمی ورثے میں بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ اس کے مقامات لائق دید اور قابل دید ہیں۔ تاہم پچھلے کچھ سالوں سے جاری جنگوں اور بغاوتوں کے نتیجے میں صنعا کے تاریخی علاقوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جبل ہرز، اس خطے کا نام ہرز پہاڑوں کے نام پر رکھا گیا ہے جس میں یہ واقع ہے، اور اس کی چھت والی زمین اور قرون وسطیٰ کے دیہات دیکھنے کا ایک خوبصورت ترین مقام ہے۔ اس خطے میں قرون وسطیٰ کی سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر الحاجرہ ہے، جو پہاڑی کے کنارے جکڑا ہوا ہے اور ٹریکٹروں کے لیے ایک مشہور اڈا ہے۔ یمن کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے اس جگہ کے دورہ کرنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ گاؤں صنعا خطے کا ایک انتہائی خوبصورت دیہات قدیم قرون وسطیٰ کا ایک ٹھولا نامی گاؤں ہے۔ شہر کے چاروں طرف ایک شاندار گلابی ریت کے پتھر پہاڑ کے دامن میں ایک مستحکم دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ شہر کی 2000 میٹر لمبی دیوار کے ساتھ ساتھ 26 ٹاورز، 9 دروازے ہیں۔ تنگ گلیوں کے پاس پرانے 3 سے 5 منزلہ عمارات تعمیر کیے جا چکے ہیں، ایک ہی خصوصیت حامل کے اندازے سے بنائے گئے ہیں۔ 6000 کے قریب مکانات اس شہر کو اپنا ایک منفرد خاکہ پیش کرتے ہیں۔ یمن کے شمال مغربی حصے پر واقع تاریخی پہاڑ کی چوٹی کا شہر کوکابن کسی زمانے میں تاریخی مسجد اور مکانات کے حیرت انگیز نظارے مسافروں کے لیے خوشی کا باعث ہوا کرتا تھا۔ ہرز پہاڑوں کے دوسرے دیہاتوں کے برعکس خوبصورت گاؤں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے نہیں بچایا گیا۔ یہ متعدد فضائی حملوں کا نشانہ بنتا رہا، اس کے نتیجے میں اس علاقے میں شدید تباہی مچ گئی ہے۔ تاہم اس کے باشندوں کو پرسکون روح نے انہیں گاؤں میں تعمیر نو شروع کرنے پر مجبور کیا۔ 3000 میٹر کی اونچائی پر بیٹھے ہوئے افراد اور دیوار کا شہر کبھی 20ویں صدی کے وسط تک ایک یہودی برادری کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس کا سب سے مشہور رہائشی معروف یہودی شاعر زکریا مہدی ہوا کرتا تھا۔ قدرتی چٹان کی چوٹی پر بنا ہوا دارالحجر محل بالکل تصوراتی زمین سے باہر کی طرح لگتا ہے۔ صنعا سے 15 کلومیٹر دور واقع یہ محل 1730 کی دہائی میں یحییٰ محمد حامد الدین نے تعمیر کا حکم دیا، جس کی تعمیر نو 1786 کے اندر مکمل ہوئی۔ اب اسے میوزیم میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ تاریخی حضرموت خطے میں واقع 7 پیلس ہے۔ یہ عظیم سلطان کا محل ہوا کرتا تھا، جسے 1920 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا۔ 1937 تک اسے سلطنت کاٹھیری کے زیر قبضے میں لایا گیا۔